दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है भारत में ईरानी व यूनानी आक्रमण। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों ने, जिसे हम क्या कहते हैं, हखामनी वंश के शासकों ने किया। प्रथम आक्रमण साइरस द्वितीय द्वारा किया गया था। ठीक है, हालांकि यह सफल नहीं रहा। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के द्वारा किया गया, माने दारा के द्वारा किया गया, जो 516 बीसी में किया गया। इसने भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीता व इसे ईरान का 20वां प्रांत बना दिया। तो हमें याद रखना है कि भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हखामनी वंश के शासकों ने किया। और यहाँ पर पहला आक्रमण किया था साइरस द्वितीय ने, लेकिन वह सफल नहीं रहा। प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम या दारा ने। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, ईरानियों के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस यही प्रश्न प्रायः पूछता है कि भारत में जो है प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने। और प्रथम आक्रमण करने वाला या सफल आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? दारा। ठीक है, ईरानियों के आगमन से भारत में आर्मेयिक लिपि का आविष्कार हुआ। ठीक है, और इसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ा और खरोष्ठी लिपि का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। बाद में मौर्य कला पर भी ईरानी प्रभाव पड़ा था। ईरान के साथ संपर्क बढ़ने से आर्थिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर द्वितीय विदेशी आक्रमण किसने किया? तो भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों ने किया। फिलिप द्वितीय फिलिप जो सिकंदर का पिता था, 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना, जिसकी हत्या 329 बीसी में ईसा पूर्व में कर दी गई। 329 बीसी में 20 वर्ष की आयु में सिकंदर शासक बना था। ठीक है, वह अरस्तु का शिष्य था। उसने विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से 326 में भारत पर आक्रमण किया। वह हिंदू कुश पर्वत पार कर भारत आया था। तक्षशिला के शासक अंभी ने आत्मसमर्पण कर उसे सहयोग दिया। ठीक है, तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा देशद्रोही कौन था? तो आपको याद रखना है, तक्षशिला का राजा जो था वो सबसे बड़ा देशद्रोही माना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंभी। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो पंजाब के शासक पोरस या पुरु के साथ झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की पराजय हुई। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। दोस्तों, होता क्या है कि हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध हुआ सिकंदर और राजा पुरु के साथ बीच। इसमें क्या हो जाती है? पोरस की पराजय हो जाती है। और बाद में जो है सिकंदर चाहता है कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर और ज़्यादा आक्रमण किया जाए, लेकिन उसकी सेना, आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से इतने दिन से युद्ध करते करते थक भी चुकी थी। दूसरी बात, उनके मन में एक तरह का, जहाँ तक है आप कह सकते हैं कि डर भी बस गया, ये अब एक छोटा सा राजा पुरु इतना भयानक युद्ध कर सकता है। तो पूर्व में तो नंदों की जो है विशाल सेना थी और बहुत ही मजबूत सेना थी,
तो नंद वंश पे उस समय क्या है, धनानंद का शासन था और इसलिए उसकी सेना जो है उससे लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ठीक है। 19 माह तक भारत में सिकंदर रहा। 325 बीसी में भारत से वापस लौट गया। सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में करके वापस लौटने का निर्णय लिया। जल सेना का नेतृत्व निर्याकस कर रहा था और थल सेना का खुद सिकंदर कर रहा था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो 323 बीसी में 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में हुई। सिकंदर व यूनानियों के आक्रमण का प्रभाव यह हुआ कि भारत में गांधार कला का विकास हुआ। यूनान के साथ व्यापार व वाणिज्य का संपर्क बढ़ गया। तो इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। और वे क्या है 359 ईसा पूर्व में शासक बने। 329 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु कर दी, हत्या करवा दी गई। 329 बीसी में सिकंदर 20 वर्ष की आयु में शासक बना और 326 में उसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है। हाइडेस्पीस का युद्ध सिकंदर और राजा पुरु के बीच हुआ, लेकिन इसमें पुरु की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। 325 बीसी में भारत से वह वापस लौट गया। उसने दो सेनाओं को के रूप में वापस लौटने का कार्य किया। एक का नेतृत्व, जल सेना का नेतृत्व क्या है? निर्याकस ने किया और थल सेना का खुद सिकंदर ने किया। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो गई और 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई। ठीक है। और इसका सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारत में गांधार कला का विकास होता है और यूनान के साथ वाणिज्य व व्यापार का संपर्क बढ़ जाता है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो बुद्ध काल का सबसे बड़ा व शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है वैशाली बुद्ध के काल का सबसे बड़ा व शक्तिशाली गणराज्य था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो बिंबिसार। यह क्या है? हार्यक वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? तो रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी और कौशल के प्रमुख नगर क्या थे? श्रावस्ती व अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के दो भाग हो गए। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। ठीक है। श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? तो श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। किस बौद्ध भिक्षु ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया? तो पिंडोला ने किया था। उदयन व वासव दत्ता की दंत कथा का वर्णन महाकवि भास ने किस नाटक में किया है? तो स्वप्न वासव दत्ता में। ठीक है। पांचाल की राजधानी क्या थी? पांचाल की राजधानी दो राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। सिकंदर ने किन दो नगरों की स्थापना की? तो निकैया व बऊ-केफला नामक दो नगरों की स्थापना की। बेश नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो यह तक्षशिला का निवासी था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है? वाराह अवतार को। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? गुप्त शासकों का योगदान अत्यधिक था। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय कौन सा था? तो मत्त मयूर क्या है? एक शैव संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनार कौन थे? तो शैव धर्मानुयायी थे नैनार। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? तो भक्ति के रूपों की संख्या है 9। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राजगृह या
गिरिव्रज थी। मालवा क्षेत्र पर मगध का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? शिशुनाग के शासनकाल में। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के। ठीक है। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का था? अर्धचंद्राकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हखामनी वंश की स्थापना किसने किया? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरूस अथवा साइरस द्वितीय ने 558 से 529 बीसी में हखामनी साम्राज्य की स्थापना किया। फारसी स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? तो फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा या सिग्लोई कहलाती थी। ईरानी सिक्के सिग्लोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या कितनी है? तो महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जीनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है, जबकि भद्रसाल उसका सेनापति था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय अस्वक क्या था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय अस्वक एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मशग थी। और लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, सिकंदर ने किस नदी के तट पर पुरु को पराजित किया? तो झेलम नदी के तट पर। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।